हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली के हम करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते हैं MCQs के द्वारा। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। तो अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अलग से बना दी गई है, जिनके की जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे, जिनके की जो हेड हैं दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अमित शाह जी हैं। तो अगर मैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग बात करूं तो हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग प्रोविजंस को ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग। इवन हमने बात करी थी कि 2002 में एक एक्ट लाया गया था, दैट इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है तो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं कि जो अभी मल्टी स्टेट आपकी कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी बनाई है, ये बाकी की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सब के लिए ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या फिर गुड्स के ऊपर ध्यान देगा। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फुलफिल की जाएगी। तो दैट मीन्स ताकि यहाँ पे बेसिकली हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है और ज़्यादा इन्हांस हो सके, उसके अंदर और ज़्यादा जो क्वालिटी है या फिर जो प्रोडक्शन जितनी भी हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है उसको करवाया जा सके। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हक्कू पत्रा। तो हक्कू पत्रा के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि हेड ऑफ पोल्स जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कर्नाटका के अंदर जो बंजारा कम्युनिटी है उनको हक्कू पत्रा जो हैं ये प्रोवाइड किए हैं। हक्कू पत्रा के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो हक्कू का मतलब होता है राइट, दैट मीन्स किसी का हक, और पत्रा का मतलब होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट, बेसिकली अ पेपर। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक पेपर प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर कोई भी लैंड के रिगार्डिंग जो राइट है उन कम्युनिटी को प्रोवाइड किया गया है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ताकि उनकी इनहेरिटेंस ऑफ जो प्रॉपर्टी है उसका एक राइट हो, ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बंजारा कम्युनिटी जो है बेसिकली अलग अलग आपकी अनप्रिविलेज्ड सेक्शन के अंदर फॉल करती है। तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अनप्रिविलेज्ड जो सेक्शन है दैट इज द बंजारा कम्युनिटी, उनको ये हक्कू पत्र जो है ये प्रोवाइड किए गए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इस एजेंसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, तो उसी के बाद से 1974 के अराउंड ही इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बना दिया गया। ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये OECD के अंदर फॉल करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ऑयल सप्लाई की शॉर्टेज ना हो, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, तो इस वजह से ही इस इंटरनेशनल एजेंसी को बनाया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 1974 में जिस टाइम पे इस एजेंसी को बनाया गया था तो उस टाइम पे इंडिया जो है इसके अंदर नहीं इंक्लूडेड था, तो दैट मीन्स इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। अगर मैं बात करूं आपको इसकी 31 मेंबर्स कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर्स के अंदर लाई करता है। 2017 में इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एसोसिएट मेंबर बना था। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका के मैसूर वाले रीजन के अंदर ये जो हिल्स हैं ये लोकेटेड हैं। इसी हिल्स के ऊपर जो आपको चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है ये देखने को मिलेगा, तो इसी के नाम से ही इन हिल्स का नाम रखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये US के बेसिकली अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं। तो यहाँ पे टाटा बोइंग जो एरोस्पेस कंपनी है, दैट मीन्स यहाँ पे टाटा इंडिया की हो गई एंड बोइंग जो है वो US की हो गई। तो इन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग, इंडिया में जो आर्मी है उनको एडवांस्ड हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू कर दी है।
तो ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक हमारी इंडियन आर्मी को एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये मिल जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स को ऐड किया है, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि क्योंकि ये एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स है तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे कि इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका नेविगेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड वेपन सिस्टम जो है एडवांस तरीके से इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इवन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंफ्रारेड लेजर्स वगैरह है, अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाएगा ताकि जो भी एनिमी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट किया जा सके। तो दैट मीन्स आपको देखने को मिलेगा कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो हर एक एडवांस चीज़ है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि हमारी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की 3rd मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक तरह से स्टार्ट किया जा सके। अब अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो यमुना रिवर है उसकी यहाँ पे अलग अलग राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, और इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यमुना रिवर है दैट इज द राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी, जैसे कि केन हो गया, देन इज बेटवा हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि बेटवा के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बुंदेलखंड रीजन है ये एक ड्रोट प्रोन एरिया है, तो यहाँ पर वाटर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जो केन रिवर है उसका पानी जो है वो बेटवा रिवर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बुंदेलखंड वाले रीजन में जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है उसमें भी इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि इसमें जो एक्सेस वाटर है जो कि रिवर केन से बेटवा में जाएगा, तो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आपने ध्यान देना है कि केन रिवर का जो पानी है वो बेटवा रिवर तक पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है, ना कि वाइस वर्सा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टाइटेनोसोर। टाइटेनोसोर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, जैसे कि डायनासोर्स होते हैं इन्हीं की तरह टाइटेनोसोर्स भी होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग लिजर्ड्स हैं। इनका जो नाम है वो टाइटनशिप के रिगार्डिंग रखा गया है क्योंकि वो बेसिकली अब तक के उनके लॉन्गेस्ट नेक और जो टेल है ये आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि अब तक का जो ओल्डेस्ट टाइटेनोसोर है वो अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिला है जो कि 20 मीटर था। बेसिकली इसका फॉसिल देखने को मिला है क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो टाइटेनोसोर्स और जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्शन के द्वारा यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके थे, केटी एक्सटिंक्शन हुआ था, तो उसके द्वारा यहाँ पर सारे के सारे जो ये जो डायनासोर्स और टाइटेनोसोर्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके थे। तो इनके जो फॉसिल्स हैं अब तक का जो ओल्डेस्ट फॉसिल देखने को मिला है वो अर्जेंटीना का है जिसका नाम है निंजा टाइटन ज़पाटा। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इंडिया के अंदर भी फॉसिल नेस्ट्स जो हैं इनके देखने को मिले हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो पैलेंटोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने नर्मदा वैली के अंदर फॉसिल नेस्ट्स जो हैं टाइटेनोसोर के ये यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो 2000 में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी, दैट इज़ यूरो एशिया ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस के तहत ही जो इंडिया, ईरान और रशिया है उन्होंने एक कॉरिडोर को बनाने की बात करी थी जहां पर जो यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप वाला रीजन है वो यहाँ पे इंडियन ओशन वाले रीजन से कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वो सी रूट हो, चाहे वो रोड रूट हो, चाहे वो रेल रूट हो। तो इन अलग अलग रूट्स से यहाँ पे जो नॉर्दर्न यूरोप वाला रीजन है वो इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ओशन के द्वारा जब भी यहाँ पे जो भी ट्रेड रूट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सुइस कैनाल से होता हुआ अगेन यहाँ पे नॉर्थ यूरोप में बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट हो जाता है। तो इसको ही कट शॉर्ट करने के लिए इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को प्रपोज किया गया था 2000 में। तो 2000 में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी, दैट इज़ यूरो एशिया ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस। तो इसी के रिगार्डिंग इन तीनों कंट्रीज़ ने इसको साइन किया और अल्टीमेटली अलग अलग जो कंट्रीज़ जो इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज़ फॉल करती हैं तो वो भी इसका मेंबर कंट्री जो है वो बनती गई। तो अभी तक 13 मेंबर कंट्रीज जो हैं आपको इसकी प्रोजेक्ट की देखने को मिलेंगी।
इवन अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वो नॉर्दर्न यूरोप वाले रीजन के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे जो आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन है यहाँ से गुजरता हुआ, कैस्पियन सी से गुजरता हुआ अल्टीमेटली नॉर्थ यूरोप को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंगेर वैली नेशनल पार्क। तो इसके अंदर बैट की एक रेयर स्पीशीज जो है ये देखने को मिली है, जो कि रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट जो है ये देखने को मिली है। तो दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क जो है, जो भी न्यूज़ में चल रहे हैं वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, या फिर कोई भी ऐसी जो रेयर स्पीशीज देखने को मिलती है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में और कौन से नेशनल पार्क में वो लोकेटेड है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हाइब्रिड इम्यूनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है ऐसी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो कि नेचुरल इम्यूनिटी और जो आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो कि वैक्सीन के द्वारा बनती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हाइब्रिड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँ तो हमारी बॉडी जो है, जिस टाइम पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के अलग अलग तरीके ढूंढती है और उसके अगेंस्ट सेल्स भी बना लेती है जिनको कि हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ब खुद बॉडी में एंटर कर जाए और फिर यहाँ पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। वेयर एज अगर इस पर्सन को वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाए, इस वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वीक फॉर्म में डाला जाता है, या उसको वीक फॉर्म में या फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमारी बॉडी में डाला जाता है। तो अल्टीमेटली इस टाइम पर भी हमारी जो बॉडी है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, पर क्योंकि ये एंटीबॉडीज वैक्सीन की वजह से बनी है जो कि हमने आर्टिफिशियली बाहर से प्रोवाइड की है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो जैसा कि आपने कोविड-19 के रिगार्डिंग देखा होगा कि कई जो लोग हैं पहले उनको कोविड जो कोरोना वायरस है जो कि सार्स कोरोना वायरस 2 है वो उनकी बॉडी में एंटर कर गया, उससे वो रिकवर कर गए और दोबारा से वो वैक्सीन की डोजेस भी ले रही हैं। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो दोनों कॉम्बिनेशन से प्रोवाइड की गई है। तो कोविड-19 के अंदर आपको हाइब्रिड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है उनके बारे में समझ में आया होगा, MCQs समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।